बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करे। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नुज़ी वॉइस के साथ नावल अपराधी एपिसोड 4। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्लीज़ कॉफ़ी लीजिए, सेठ तारक जमील ने अपना कप उठाते हुए इन्हें हाथ से इशारा करते हुए कहा। इंस्पेक्टर आब्दी ने शुक्रिया कहकर कप उठा लिया, फिर गरम गरम कॉफ़ी की एक चुस्की लेते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। तफ्तीश के दौरान हमें एक चौंका देने वाली बात मालूम हुई है। जिस छड़ी से इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा की मौत वाक़या हुई, इस पर निस्वानी उंगलियों के निशानात पाए गए हैं और ये बात छड़ी की टेस्ट रिपोर्ट के बाद सामने आई है। क्या काशिफ किसी पुरस्कार सरगर्मियों में मुलव्वस था? मेरा मतलब सिफली अलूम वगैरह से है। सेठ तारक जमील ने यूं चौंक कर इंस्पेक्टर आब्दी की तरफ देखा जैसे वो कोई पागल हो। इंस्पेक्टर आब्दी ने कहा, आपकी हैरत बजा है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि आपका बेटा किसी पुरस्कार ताकत का मालिक है। उसने बगैर हाथ लगाए इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा को हलाक किया है, बल्कि चंद कांस्टेबलों को भी बुरी तरह घायल कर दिया है। आप इसके बाप हैं, जाहिर है आपको इसके मशागल वगैरह के मुतल्लक मालूमात होंगी। सेठ तारक जमील ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, आब्दी साहब, आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि मुझे इसके मशागल के मुतल्लक सिरे से कुछ मालूम ही नहीं। मैं सिर्फ़ इसके एक दोस्त से वाकिफ़ हूँ जिसका नाम सज्जाद अली है। हो सकता है सज्जाद अली इसके मुतल्लक कोई ऐसी बात जानता हो जो आपकी तफ्तीश में कारआमद साबित हो सके। क्या आप मुझे सज्जाद अली नामी शख्स के मुतल्लक कुछ बता सकते हैं कि वो कौन है, क्या करता है, किस जगह का रहने वाला है? इंस्पेक्टर आब्दी ने पुरजोश अंदाज में यके बाद दीगरे सवालात करते हुए पूछा। सेठ तारक जमील ने इस बात में सर हिलाते हुए जब इसे सज्जाद अली नामी नौजवान के मुतल्लक मालूमात फराहम की तो इंस्पेक्टर आब्दी का सारा जोशो खरोश एक पल में साबुन के जहाग की तरह बैठ गया। सज्जाद अली इंस्पेक्टर आब्दी का छोटा भाई था। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर आब्दी ने परेशान कुन अंदाज में कहा। सज्जाद अली मेरा छोटा भाई है, मगर मैंने आज तक इसके साथ काशिफ को नहीं देखा। कहीं आप मुझे अहमक बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मुझे भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? सेठ तारक जमील नागवार लहजे में बोला, मैंने तो वही कुछ आपको बताया है जो सच था। सज्जाद अली अगर आपका छोटा भाई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जाकर अपने भाई से पूछिए। ज़रूर पूछूंगा सेठ साहिब, वो पुरज़म लहजे में बोला। सज्जाद अली अगर मेरा छोटा भाई है तो क्या हुआ? वो कानून से बालातर नहीं। वो अगर मुजरिम निकला तो मैं अपने हाथों से इसे सरकारी कंगन पहनाऊंगा। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा की तरफ मुतवज्जो हो गया। उठिए मल्होत्रा साहब, आज तुम्हें मेरी मेज़बानी का शर्फ हासिल करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद वो दोनों सेठ तारक जमील से दोबारा मिलने का वादा करते हुए रुखसत हो गए। इन दोनों के जाने के बाद सेठ तारक जमील अपने काम में मसरूफ़ हो गया। सज्जाद अली वाकई आपका छोटा भाई है सर? ऑफिस से बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा ने सवाली अंदाज में आब्दी से पूछा। मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है मल्होत्रा साहब? वो संजीदा लहजे में बोला। ताहम इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि मेरा छोटा भाई किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं हो सकता। वो करता क्या है सर? अशोक मल्होत्रा ने दोबारा पूछा। भारत देश के दीगर पढ़े लिखे नौजवानों की तरह फारग फिर रहा है। हालांकि MSc कर चुका है, फिर भी वक्त पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ज़रूर होगा। मेरा मतलब इसके मशागिल वगैरह से है, आब्दी ने कहा। इसे रूहानी अलूम से ख़ासी दिलचस्पी है, अक्सर औक़ात रूहानियात के मुतल्लक़ किताबें पढ़ता रहता है। इसके अलावा इसे वज़ाइफ वगैरह पढ़ने का भी ख़ासा शौक़ है। इसका मतलब है कि इसके ताबे जिन्नात वगैरह भी ज़रूर होंगे। अशोक मल्होत्रा दिलचस्पी का इज़हार करते हुए बोला। मल्होत्रा साहिब, जिन्नात को काबू करने के लिए चिल्ले काटना पड़ते हैं। सज्जाद मेरा देखा हुआ है, वो इतनी जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर सकता। वैसे भी इस किस्म का इल्म हासिल करने के लिए किसी काबिल रूहानी उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। चिल्ले काटना बच्चों का खेल नहीं। हो सकता है सर इसका कोई रूहानी उस्ताद हो जिसके बारे में आप लाइल्म हो। ऐसे काम कोई किसी को बताकर थोड़ी किया करता है। अक्सर ऐसे कामों में राजदारी शर्त अव्वलीन होती है। अशोक मल्होत्रा हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गया था। होने को तो कुछ भी हो सकता है मल्होत्रा साहिब, आब्दी ने उकताए हुए अंदाज में कहा। वो मेरा भाई है, आब्दी बोला, और मेरा शुमार किसी में नहीं होता। मैं इसका बड़ा भाई हूँ। वो मुझसे कोई भी बात छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। ताहम मैं इससे तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं पूछूंगा। हो सकता है तुम्हारी मौजूदगी में वो झूठ का सहारा लेने की कोशिश करे। यही बातें करते हुए वो आब्दी के घर पहुंच के इंस्पेक्टर मल्होत्रा को ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद वो सज्जाद के कमरे की तरफ बढ़ गया और इंस्पेक्टर मल्होत्रा इसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा।
सज्जाद अली से अपने कमरे में ही मिल गया था। बड़े भाई को बेवक्त अपने कमरे में देखकर एक लम्हे के लिए तो सज्जाद हैरान रह गया, मगर फिर मुस्कुराकर बोला, क्या बात है भाईजान, आप और इस वक्त मेरे कमरे में? सज्जाद, मुझे एक केस हल करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवालात का ठीक ठीक जवाब दोगे। आबदी बिला तमहीद असल मौजू पर आते हुए बोला। सज्जाद ने एक लम्हे के लिए चौंक कर बड़े भाई की तरफ देखा, फिर सादतमंदी से बोला, पूछिए भाईजान, मैं भला आपके सामने झूठ बोलने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? आबदी ने कहा, तुम काशिफ जमील के मुतल्लिक़ क्या जानते हो? वो कैसा शख्स है और कब से तुम्हारा दोस्त है? वो तो कॉलेज में मेरा क्लास फेलो रहा है। कभी कभार कहीं ना कहीं से मुलाकात हो जाती है। अमीर बाप का बेटा है, इसलिए याशी के अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन आप इसके मुतल्लिक़ मालूमात क्यों हासिल करते फिर रहे हैं? कहीं काशिफ ने कुछ जुर्म तो नहीं कर डाला? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब, आबदी ने इसको सरजिश करते हुए कहा। मैंने पूछा था कि वो कैसा शख्स है, मतलब इसे सिफली उलूम वगैरह हासिल करने का शौक़ तो नहीं है? सज्जाद बोला, भाईजान, वो तो सिरे से सिफली उलूम को मानता ही नहीं, सीखना तो दूर की बात है। तुम कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आबदी ने मशकूक अंदाज में पूछा। भाईजान, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और शक करना हर पुलिस वाले की खसलत में होता है, इसलिए मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। ताहम मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे झूठ बोलने से सख्त नफ़रत है। वैसे भी काशिफ से मेरे कोई इतने गहरे ताल्लुकात नहीं, इसलिए इसके मुतल्लिक़ मेरी मालूमात बस सरसरी सी हैं। आबदी ने कहा, तुम कोई धंधा या काम क्यों नहीं करते? ये उलूम तुम्हारे किस काम आएंगे, सिवाय इसके किस शहर में एक नए अमल का इजाफा हो जाएगा? आबदी ने नासिहाना अंदाज में कहा। वो फीकी सी हंसी हंस कर रह गया। भाईजान, इस इल्म से खल्क़े खुदा की मदद की जा सकती है, ख़ासकर इन लोगों की जिन पर जन्नात का साया होता है। मैं ये इल्म इंसानियत की भलाई के लिए सीख रहा हूँ। और आबदी ने कता कलामी करते हुए कहा, फिर तो तुम इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा वाले केस में हमारी मदद कर सकते हो। इस उलझे हुए केस ने हमें चकरा कर रख दिया है। शायद, इसने मुख्तसर सा जवाब दी। शायद नहीं, यकीनन कहो, आबदी पुरजोर लहजे में बोला। इस अजीबोगरीब केस ने मुझे हलकान कर दिया है। कातिल का कहीं पता नहीं चल रहा, ऊपर से अफसरान ने बाला ने नाक में दम कर रखा है। समझ में नहीं आता कातिल को कहाँ तलाश करूँ। कातिल कौन है? एक बेजान सी छड़ी, आबदी ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। हैरान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। छड़ी खुद ब खुद इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा पर बरसती रही। इस वाक़या के कई चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। ताहम पुलिस की निगाहों में कातिल तुम्हारा दोस्त काशिफ जमील है। काशिफ जमील? कातिल? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सज्जाद ने मुतहयर लहजे में पूछा तो आबदी ने बिला तरद्दुद इसे सारा वाक़या सुना दिया। नामुमकिन, हैरत अंगेज़, काशिफ जमील ने सब कुछ किस तरह कर लिया? क्योंकि रूहानी उलूम से इसे कोई दिलचस्पी नहीं और सिफली उलूम को तो वो सिरे से मानता ही नहीं। फिर ये सब कुछ किस तरह मुमकिन हुआ? वाक़े की तफसील सुनकर सज्जाद ने हैरत और हैजान की मिली जुली कैफियत में पूछा। मुमकिन नामुमकिन को रहने दो, ये बताओ तुम इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकते हो? फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, सज्जाद ने संजीदगी से जवाब दिया। आला कत्ल और जाए वारदात देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। थोड़ी देर के बाद सज्जाद और आबदी इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा के साथ ड्राइंग रूम में बैठे रंजीत वर्मा केस पर तबादला ख्यालात कर रहे थे। उन्होंने मल्होत्रा को खाना खिलाकर ही रुखसत किया था। सज्जाद ने इस केस में इन्हें मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवा दी थी। काशिफ के कमरे में सबीहा दाखिल हुई तो उसके हाथ में भाप उड़ाते हुए 2 कप चाय के मौजूद थे। अब वो दोनों खुशबूदार कहवे की चिस्कियाँ ले रहे थे। जो ही खाना लाने वाली दुशीज़ा खाली बर्तन समेट कर कमरे से बाहर निकली, काशिफ सबीहा की तरफ मतवज्जो हो गया। हाँ तो मिस सबीहा, अब बताओ तुम्हारी असलियत क्या है? तुम कोई साहिरा हो या सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो? अगर मैं ये कहूँ कि मैं सबीहा नहीं तो क्या तुम यकीन कर लोगे? उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए पूछा। ये क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं अंधा हूँ? वो झंझलाकर बोला। वो एकदम संजीदगी इख्तियार करते हुए बोली, गौर से सुनो, मैं सबीहा नहीं, मेरा नाम नंदनी है। ये अलग बात है कि मैं जिसकी चाहूँ सूरत इख्तियार कर सकती हूँ। तुम्हें सबीहा की सूरत बहुत पसंद थी, इसलिए मैं इसका रूप धार कर तुमसे मिलती रही। हालांकि असल सबीहा अब भी तुमसे नफ़रत करती है। इसका नज़ारा तुम चंद दिन पहले देख चुके हो। इसका मतलब है कि तुम वाकई एक साहिरा हो। बिल्कुल गलत, वो नफ़ी में सारे हिलाते हुए बोली। मैं कोई साहिरा वगैरह नहीं, गलत अंदाज़े कायम करने की कोशिश मत करो। मेरा ताल्लुक़ तुम्हारी दुनिया से नहीं। लेकिन एक बात, फिर वही बकवास, वो कता कलामी करते हुए बोला। क्या तुम मरीख से आई हो या किसी गुमनाम सियारे से? अहमक इंसान, पहले मेरी बात सुन लो, बाद में जो दिल चाहे कहना। कदरे गुस्से से बोली। मेरा ताल्लुक़ आतिशी मखलूक से है, समझे तुम? क्या मतलब? क्या
तुम जिनजादी हो? उसने अटकते हुए लहजे में सवाल किया। शिद्दत खौफ से इसके चेहरे पर जर्दी फैल चुकी थी और आंखें मुतहयर अंदाज में खुली हुई थीं। हाँ, मैं एक जिनजादी हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी तो मैं बेदाम ग़ुलाम हूँ। तुम्हारी खातिर तो मैंने बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं। मैं अगर तुम्हारा साथ ना देती तो शायद इस वक्त तक काली चक के चरणों में तुम्हारा बलिदान दिया जा चुका होता। शुक्र अदा करो मेरा कि मैं तुम्हें पुजारी शंभूनाथ के ख़तरनाक अज़ाइम से बचा लिया है। पुजारी शंभू नाथ और काली के चरणों में मेरा बलिदान? मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? उसने खौफ और तहैयर की मिली जुली कैफियत में सवाल किया। उसके इस्तफसार पर नंदिनी ने शुरू से लेकर आखिर तक के तमाम वाक़यात इसके गोश गुजार कर दिए। वो आंखें फाड़े नंदिनी की मावराए अकल बातें सुन रहा था। वो जिसे आज तक सबिहा समझता रहा, वो तो इसकी सोच से भी दूर की हस्ती निकली। एक जिनजादी थी। एक लम्हे के लिए इसके दिल में ख्याल आया, क्या ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? तुम गलत सोच रहे हो काशिफ। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। नंदिनी ने शायद इसके ख्यालात पढ़ लिए थे, इसलिए उसकी ढारस बंधा रही थी। लेकिन तुम्हारी खादमा तो कह रही थी कि पुलिस मुझे इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा के कत्ल के इल्ज़ाम में ढूंढती फिर रही है, जबकि इसे मैंने नहीं मारा। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि इसे किसने मारा है। हाँ, मैं जानती हूँ, नंदिनी ने कहा। इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा को मैंने मारा है और इल्ज़ाम तुम पर आया, लेकिन तुम्हें फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। पुलिस तुम्हारा बाल बीका भी नहीं कर सकती, मगर मैं एक मफरूर की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मेरे माँ बाप हैं, एक घर है। मैं उम्र भर पुलिस से छुपने के लिए तुम्हारी कैद में नहीं रह सकता, उसने एहतजाज करते हुए कहा। तुम्हें पुलिस से छुपने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी ताकत का भी तुम्हें पूरी तरह अंदाज़ा नहीं। मेरे कहने पर चलोगे तो शहजादों जैसी ज़िंदगी बसर करोगे, और इसके नतीजे में मुझे क्या करना होगा? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। सिर्फ मेरा कहना मानना होगा। इसका मतलब है कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा? अहमक हो तुम। इसका जवाब सुनकर नंदिनी को एकदम गुस्सा आ गया। मेरी मोहब्बत की तौहीन करके तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं था तुमसे कि तुम मेरी खातिर ये सब कुछ करो। इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा को भी तुमने अपनी मर्ज़ी से हलाक किया है और अपना ये जुर्म मेरे खाते में डाल दिया है। मुझे तुमसे खौफ आता है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ठंडे दिमाग से एक बार फिर सोच लो काशिफ, नंदिनी नासिहाना अंदाज में बोली। मुझसे पीछा छुड़ाकर तुम मुश्किलात का शिकार हो जाओगे। तुम्हारा बाप लाख अमीर सही, लेकिन तुम्हें फांसी के फंदे से नहीं बचा सकेगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हें अगर वाकई मुझसे मोहब्बत है तो फिर मुझे यहाँ से जाने दो। वो नंदिनी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। ठीक है, जाओ। नंदिनी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इस वक्त तुम्हारे होश ठिकाने नहीं और ना ही तुम्हें हालात की संगीनी का अंदाज़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द मेरी ज़रूरत महसूस करोगे। नंदिनी की इजाज़त पाकर वह बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया और नंदिनी के चेहरे पर एक मानी खेज किस्म की मुस्कुराहट फैलती चली गई। इसके लिए ऐसे काम बाएं हाथ का खेल थे। काशिफ को नहीं मालूम था कि बाहर मुसीबतें इसके लिए बाहें खोले खड़ी हैं। इंस्पेक्टर आबदी अपने ऑफिस में बैठा एक फ़ाइल की वर्क गर्दाने में मसरूफ़ था कि अचानक टेबल पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। तीसरी घंटी पर इसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, क्या ये पुलिस स्टेशन है? यस, आबदी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैं इंस्पेक्टर आबदी से बात करना चाहती हूँ। दरअसल मैंने इसे एक अहम इत्तला देनी थी। मैं इंस्पेक्टर आबदी बोल रहा हूँ मोहतरमा। तुम्हें जो कुछ बताना है बिला झिझक बता दो। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, क्या आप रंजीत वर्मा के कातिल को गिरफ़्तार करना चाहेंगे? आबदी ने पुरजोश लहजे में कहा। मोहतरमा, इसी को तो मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। तुम कहाँ से बोल रही हो और कौन हो? मुझे छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई भी हूँ और कानून की हमदर्द हूँ। अगर आप रंजीत वर्मा के कातिल को गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो बगैर वक्त ज़ाया किए फ़ौरन पैलेस होटल के कमरा नंबर 113 पर रेड कीजिए। आपको वहाँ रंजीत वर्मा का कातिल मिल जाएगा। विश यू गुड लक। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ते हो गया। इंस्पेक्टर आबदी ने रिसीवर क्रेडल पर पटखा फिर दौड़ने के अंदाज में ऑफिस से बाहर निकल गया। एक लम्हे के बाद वो पुलिस मोबाइल के साथ तेज़ी से होटल पैलेस की तरफ उड़ा चला जा रहा था। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा भी हस्बे मामूल इसके साथ था। पैलेस होटल पहुंचते ही उन्होंने फ़ौरन होटल को घेरे में ले लिया। होटल के दाखिली और ख़ारजी दरवाज़ों पर फ़ौरन पुलिस के जवानों ने कब्ज़ा कर लिया। इंस्पेक्टर आबदी अशोक मल्होत्रा को साथ लेकर होटल के हॉल में से गुजरता हुआ तेज़ी से रूम नंबर 113 के दरवाजे पर पहुंच गया। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा ने फ़ौरन दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो दूसरी बार इसने ज़ोरदार दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक रख्त सी आवाज़ सुनाई दी। वेटर सर, अशोक मल्होत्रा ने मस्कीन से लहजे में जवाब दिया। क्या मुसीबत है यार? आदमी को कम अज़ कम सांस तो लेने दिया करो। दूसरे ही लम्हे दरवाजे के पीछे किसी कदमों की चाप उभरी, फिर एक झटके से दरवाज़ा खुल गया।
दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों आंधी की तरह कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में मौजूद नौजवान हैरत ज़दा निगाहों से इन दोनों को देख रहा था। उस वक्त वो दोनों सिविल लिबास में थे, इसलिए वो इन्हें नहीं पहचान पाया था। ताहम उनके हाथों में रिवॉल्वर देखकर एकदम घबरा गया। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? नौजवान ने हवास बाख्ता होकर पूछा। मिस्टर काशिफ, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना नतीजे के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, इंस्पेक्टर आब्दी बारोब लहजे में बोला। हम तुम्हें इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ़्तार करने आए हैं। लेकिन मैं बेगुनाह हूँ, इन्हें मैंने नहीं मारा, वो बदहवासी के आलम में बोला। ये सब थाने चलकर मालूम होगा मिस्टर काशिफ कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार। आब्दी ने सर्द लहजे में जवाब दिया। फिर अशोक मल्होत्रा से मुखातिब होकर बोला, गिरफ़्तार कर लीजिए इसे। काशिफ चीखता चिल्लाता रह गया, मगर इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने इसके चीखने की परवाह न करते हुए आगे बढ़कर इसे हथकड़ी लगा दी। थाने पहुंचते ही इसे बगैर कुछ पूछे हवालात में बंद कर दिया गया। नढाल सा होकर वो दीवार के साथ पुश्त लगाकर बैठ गया। दिमाग मुख्तलिफ किस्म की सोचों की अमाजगाह बन गया। जिस तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ़्तार किया था वो खिलाफ तवक्को था। अपने मुल्क की पुलिस के बारे में वो खूब जानता था कि वो कितनी सुस्त और काहिल है। तो क्या मेरी मुखबरी की गई? इसने दिल ही दिल में सोचा। फिर इसके ख्याल में फ़ौरन अंदरी दर आई। हाँ, वो ऐसा कर सकती है, इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो एक आतिशज़ादी है, हैरत अंगेज़ ताकतों की मालिक है। दिमाग ने इसकी सोच की तायद करते हुए मशवरा दिया। तकरीबन 2 घंटों के बाद इसके लॉकअप का ताला खुला। 2 हट्टे कट्टे कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए। चलो उठो साहिब के सामने तुम्हारी पेशी है, इनमें से एक बारोब लहजे में बोला। और काशिफ बादल नुखास्ता उठकर खड़ा हो गया। हिफ्ज़ मात कदम के तौर पर इन दोनों ने काशिफ को मजबूती के साथ बाजुओं से पकड़ रखा था। वो एक कातिल था और पुलिस वाले किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। तकरीबन 5 मिनट बाद वो इंस्पेक्टर आब्दी के ऑफिस में इसके सामने खड़ा हुआ था। मिस्टर काशिफ, आब्दी ने इसकी आंखों में ज़ूमानी अंदाज में झांकते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। कल मैं अदालत से रिमांड भी हासिल कर लूँगा, लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर यही है कि तुम अभी से मुझे तमाम हालात बताकर इकबाल जुर्म कर लो, वरना पुलिस के तशद्दुद को बर्दाश्त करना तुम्हारे जैसे नाजुक अंदाम नौजवानों के बस से बाहर है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, उसने बेखौफ अंदाज में जवाब दिया। इंस्पेक्टर आब्दी ने कहा, हर मुजरम यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। पुलिस वाले अगर मुजरमों की ज़ुबान पर एतबार करना शुरू कर दें तो फिर हो चुकी तफ्तीश। मैं तुम्हारी ज़ुबान से सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। बोलो, रंजीत वर्मा को तुमने किस तरह हलाक किया था? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि रंजीत वर्मा को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। मैं जानता हूँ, आब्दी बोला, कि तुमने इसे छुआ तक नहीं, लेकिन कातिल तुम ही हो। तुमने किसी और मावराई ताकत के ज़रिए हलाक किया है इसे, और मैं इसी अनदेखी ताकत के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पास ना कोई मावराई ताकत है, ना ही ऐसा कोई इल्म है जिसके ज़रिए इंसानों को बगैर हाथ पांव हिलाए हलाक करता फिरूं। आप एक ज़हीन पुलिस इंस्पेक्टर हैं, लेकिन इतनी बात नहीं समझते कि मेरे पास अगर कोई ऐसा इल्म होता तो मैं पुलिस के हाथ लगता। उसके पुरइत्माद लहजे ने आब्दी को उलझन में डाल दिया था। कह तो वो ठीक रहा था कि अगर उसके पास ऐसा कोई इल्म होता तो क्या वो पुलिस के हाथ आता? आब्दी ने एक लम्हे के लिए सोचा। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था और शक करना इसकी सरिश्त में शामिल था। इसकी निगाहें काशिफ के चेहरे पर जमी हुई थी और दिमाग सोचने में मसरूफ़ था। हो सकता है ये मुजरिम ना हो, उसके दिल ने कहा, लेकिन दिमाग दिल की तायद करने के लिए तैयार नहीं था। वो दूसरे पहलू पर सोच रहा था। ख़ुद को बेगुनाह साबित करवाने के लिए उसने खुद को पुलिस के हवाले किया है। तो क्या ये भी कोई ऐसा ही खेल खेलने की कोशिश कर रहा है? आब्दी ने एक लम्हे के लिए दिल ही दिल में सोचा, फिर दोबारा मशकूक अंदाज इख्तियार करते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास वाकई कोई नादीदा ताकत नहीं तो फिर लॉकअप के अंदर इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा की छड़ी ने तुम्हें किस लिए छोड़ दिया? क्या छड़ी को सिर्फ पुलिस वालों से बैर था या फिर वो तुम्हारे कहने पर चल रही थी? काशिफ बोला, मैंने सिर्फ छड़ी को पुलिस वालों पर बरसते देखा था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। बकवास करते हो तुम। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश मत करो, वरना रिमांड हासिल किए बगैर भी मैं तुम्हारी खाल खींचने की ताकत रखता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने होश खो बैठूँ, मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ सारी कहानी सुना डालो। आब्दी अचानक ही हत्थे से उखड़ गया। बगैर रिमांड हासिल किया आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ। वह आब्दी की धमकी को नज़रअंदाज करते हुए बोला, तू मुझे कानून सिखाएगा? इंस्पेक्टर आब्दी को? वो एक झटके के साथ कुर्सी से उठा, फिर टेबल पर हाथ धरते हुए आगे की तरफ झुकते हुए बोला, शायद तो इसलिए इतरा रहा है कि तेरा बाप सेठ तारक जमील है, जो बेयक वक्त 2-2 फैक्ट्रियों का मालिक है। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, अगर तुम कातिल निकले तो मैं तुझे फांसी के फंदे तक पहुँचा कर दम लूँगा। ये मेरा वादा है तुझसे। मुझे कबूल है आपका ये चैलेंज। ले जाओ इस बास्टर्ड को, आब्दी चिल्लाकर बोला, और लॉकअप में बंद कर दो। कल मैं रिमांड हासिल करने के बाद इसकी वो धुलाई करूँगा कि इसकी पुश्तें भी याद रखेंगी।
आबदी तैश के आलम में कांप रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो काशिफ को ऑफिस में ही शूट कर देता। एन इसी वक्त इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और बिगड़ी हुई सूरत हाल देखने के बाद बोला, सर ये बातों का नहीं लातों का भूत है। आप कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर तशरीफ़ ले जाएं, वापसी पर यह आपको टेप रिकॉर्डर की तरह बजता हुआ मिलेगा। ओके, आबदी ने रजामंदी का इजहार करते हुए कहा, लेकिन अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं किसी किस्म की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करूंगा, इसलिए ज़रा सोच कर हाथ पांव चिल्लाना। डोंट वरी सर, मैं एहतियात करूंगा। अशोक मल्होत्रा खुशी से बातचीत चौड़ी करते हुए बोला और आबदी को काशिफ को इस्तेज़ाई अंदाज में देखते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। हाँ तो मिस्टर काशिफ जमील, रेडियो की तरह बजना शुरू कर दो, क्योंकि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आबदी के बाहर जाते ही अशोक मल्होत्रा इससे पुरगरूर अंदाज में मुखातिब हुआ। कौन सा गाना सुनोगे अशोक मल्होत्रा? काशिफ का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। शायद अशोक मल्होत्रा का पुरगरूर अंदाज इसे खल रहा था। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। कत्ल जैसा संगीन जुर्म करने के बाद भी तुम्हारी हिस्से मजाक बाकी है। वाकई शेर जवान हो, लेकिन अफसोस कि ये थाना है, यहाँ कभी किसी को दाद नहीं मिलती। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा ने हाथ में पकड़ी हुई बेत की छड़ी के ज़रिए इसकी थोड़ी को ऊपर उठाते हुए तंजिया लहजे में कहा, इंस्पेक्टर मैं एक शरीफ शहरी हूँ, बराह मेहरबानी मुझे तेरी शराफत की ऐसी की तैसी। अशोक मल्होत्रा ने कता कलामी करते हुए इसके सर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूँगा, यहाँ तुम्हारी फन्ने खानी नहीं चलेगी। अशोक मल्होत्रा हूँ, रंजीत वर्मा नहीं, समझे तुम? इससे पहले कि मैं अशोक मल्होत्रा की अभी पूरी नहीं बात हुई थी कि इसके अकब में मौजूद टेबल पर पड़ी हुई एश ट्रे उड़ती हुई इसके सर से टकराई और इसका सर खाली कनस्तर की तरह बज उठा और एश ट्रे फर्श पर गिर कर चकनाचूर हो गई। सर पर चोट खाते ही अशोक मल्होत्रा शिद्दत तैश से लाल पीला हो गया। फिर काशिफ को बेतहाशा गालियाँ देते हुए इस पर झपट पड़ा। दोनों कांस्टेबल भी अशोक मल्होत्रा का साथ दे रहे थे। 5 मिनट के अंदर उन्होंने काशिफ को रुई की तरह धुनक कर रख दिया। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा से गालियां दे रहा था। तुम्हारी शोबदाबाजी यहाँ नहीं चलने वाली, ना मैं ऐसी शोबदाबाजियों से डरने वाला हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? काशिफ बदहाल सा फर्श पर पड़ा हुआ था। उन्होंने बड़ी बेरहमी से इसे मारा था। इसका जोड़ जोड़ दुख रहा था, ताहम बदिक्कत तमाम वो कराहते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब मैं बेगुनाह हूँ। आपके सर पर एश ट्रे मैंने नहीं मारी थी, बल्कि ये मेरी दुश्मन की कारस्तानी है। वो इसने मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाया है। दुश्मन? इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा ने हैरत से आंखें फैलाते हुए पूछा, कौन है वो? मुझे तफसील के साथ बताओ। काशिफ बोला, वो एक आतिशज़ादी है। बकवास मत करो। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा कता कलामी करते हुए बोला, एक आतिशज़ादी के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़? आप पहले मेरी बात पूरी तो सुन लें, बाद में जो दिल चाहे फ़ैसला करना। मैं कौन सा थाने से भागा जा रहा हूँ? वो इल्तिजाई अंदाज में बोला। बको जो कुछ भी बकना चाहते हो, मैं सुन रहा हूँ। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा ने गोया इस पर एहसान करते हुए कहा। काशिफ बोला, प्लीज़ पहले मुझे पानी पिलवा दीजिए, हलक में कांटे से चुभ रहे हैं। इंस्पेक्टर अशोक मल्होत्रा ने एक कांस्टेबल को पानी लाने का इशारा किया, फिर इत्मीनान के साथ एक कुर्सी पर बैठ गया। ताहम काशिफ बदस्तूर फर्श पर बैठा हुआ था। पानी पीने के बाद वो बोला, हाँ तो अब बोलो, क्या कहना चाहते थे? काशिफ ने कहा, इंस्पेक्टर साहब आपको यकीन नहीं आएगा, मगर बात यही है कि ये सब कुछ एक जिनजादी कर रही है। इसका नाम नंदनी है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसके बाद काशिफ ने इंस्पेक्टर मल्होत्रा के इस्तफसार पर बिला कमौकात से पूरी सरगुज़िश्त कह सुना डाली। इसी दौरान इंस्पेक्टर आबदी दोबारा ऑफिस में दाखिल हुआ और अशोक मल्होत्रा की तरफ जवाब तलब निगाहों से देखने लगा। ये तो कोई और ही कहानी सुना रहा है सर, अशोक मल्होत्रा ने आबदी को मतलब भांपते हुए कहा। कैसी कहानी? आबदी ने इस्तफसार किया। किसी जिनजादी का नाम ले रहा है। अशोक मल्होत्रा तफसील बयान करते हुए बोला, नंदनी नाम की एक जिनजादी है जिसका रंजीत वर्मा के कत्ल से गहरा ताल्लुक़ है। इसके कहने के मुताबिक वो जिनजादी इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार है। जिस वक्त लॉकअप के अंदर इंस्पेक्टर रंजीत वर्मा इस पर तशद्दुद कर रहा था, ऐन उसी वक्त वो जिनजादी वहाँ पहुँच गई। फिर उसने छड़ी के ज़रिए रंजीत वर्मा पर इस कदर शदीद वार किए कि वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए लॉकअप के अंदर ही हलाक हो गया। आबद ने तंज़िया अंदाज में अशोक मल्होत्रा की तरफ देखा तो वो खजालत से अपनी नीम गंजी खोपड़ी खुजाने लगा और आबदी मुस्कुरा कर रह गया। अशोक मल्होत्रा उसे ज़ूमानी अंदाज में हंसते देखकर बोला, सर मैंने मुजरम की बयान की हुई कहानी आपको सुनाई है। ये तो नहीं कहा कि मुझे इसकी कहानी पर यकीन है। मुजरिम अक्सर ऐसी बेपरकी उड़ाते रहते हैं। आबदी बोला, ये मुजरम ज़रूरत से ज़्यादा होशियार मालूम होता है, इसलिए हमें इस पर खुसूसी तवज्जो देना पड़ेगी और कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि ये पहले की तरह थाने से ही भाग निकले और हम हाथ मलते रह जाएं।
कोई चिंता ना करे सर, अशोक मल्होत्रा ने अपनी हथेली पर छड़ी मारते हुए कहा। इसका बाप भी यहाँ से नहीं निकल सकता। मेरा नाम अशोक मल्होत्रा है। आज तक मैंने किसी मुजरम को नहीं भागने दिया। ये सिर्फ हवा बनकर यहाँ से निकल सकता है और कोई सूरत नहीं इसके फरार की। सेठ तारक जमील को जब काशिफ की गिरफ्तारी का पता चला तो वो फ़ौरन थाने की तरफ दौड़ा। काशिफ उसका इकलौता बेटा था, उसकी करोड़ों की जायदाद और बिजनेस का वारिस था। वो उसे एक लम्हे के लिए इस लाखों के पीछे नहीं देख सकता था। इस दौरान वो अपने कानूनी मशीर एडवोकेट इंसारी से भी रब्ता कायम कर चुका था। इंसारी अक्सर उसके कारोबारी झगड़े जो कोर्ट तक पहुंच जाते थे बड़ी खुश उसलूबी के साथ निपटा दिया करता था। बहसीयत एक वकील के वो ज़हीन और काबिल एतमाद शख्स था। उसके क्रेडिट पर बेशुमार ऐसे मुकदमात थे जो उसने मुखालिफ वकला से तवील कानूनी जंग लड़ने के बाद जीते थे। सेठ तारक जमील और एडवोकेट इंसारी एक साथ थाने पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने काशिफ से मुलाकात की। सेठ तारक जमील काशिफ को तसल्ली देते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो बेटे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह पहली पेशी पर तुम्हें ज़मानत पर छुड़वा लूँगा। तुम किसी ऐरे गैरे के बेटे नहीं हो। मेरी पहुँच हुकूमत के ऐवानों तक है। डैडी, आप मेरी मुश्किल को नहीं समझ सकते। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ़्तार हो चुका हूँ। काशिफ ने परेशान कुन अंदाज में जवाब दिया। मैंने कह दिया सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम किस लिए परेशान हो रहे हो? तुम्हें बाइज़्ज़त बरी करवाना इंसारी का काम है, सेठ तारक जमील ने इसे हौसला देते हुए कहा। इंसारी ने फ़ौरन ब्रीफ केस खोला और एक वकालतनामा निकाल कर आगे बढ़ाते हुए बोला, फ़िलहाल तुम इस वकालतनामे पर दस्तखत कर दो, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में समझा दूँगा। काशिफ ने इंसारी के हाथ से वकालतनामा लेकर फ़ौरन इस पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद इंसारी के इस्तफसार पर काशिफ ने तमाम वाक़यात बिला कमो कास्त बयान कर दिए। ताहम वो सबीहा यानी नंदनी से अपनी कुर्बत का किस्सा गोल कर गया। इंसारी काशिफ की ज़ुबानी ये मुहैयर अकल वाक़यात सुनकर लम्हा भर के लिए दम बखुद रह गया और काशिफ को इस तरह हैरत ज़दा निगाहों से घूरने लगा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। काशिफ इसकी मशकूक निगाहों का मतलब भांपते हुए बोला, अंकल इंसारी, आपका मशकूक होना बजा है, लेकिन झूठ मैं भी नहीं बोल रहा। मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो हरफ बहरफ सच है। वैसे अभी आप मुझे आपके सामने झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, लेकिन कानून ऐसी बातों को नहीं मानता। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो तुम मुझे बिला झिझक बता सकते हो। मैं तुम्हारा वकील हूँ। अंकल, मैं आपको यकीन दिलाने के लिए सिर्फ कसम ही खा सकता हूँ और तो मेरे बस में कुछ नहीं। इंसारी ने कहा, मेरे शक करने या ना करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं बेगुनाह साबित करवाने के लिए मुझे नाकाबिल तरदीद जवाज़ चाहिए। अदालत ऐसी बेसरोपा बातों पर कतई यकीन नहीं करेगी। काशिफ बोला, जो हकीकत थी वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। आगे आप जो मुनासिब समझे वही करें। मैं अदालत के सामने वही कहूँगा जो आप चाहेंगे। इंसारी सेठ तारक जमील की तरफ मतवज्जो होकर बोला, सेठ साहिब, आपको क्या लगता है कि आपका बरखुरदार जो कुछ कह रहा है वो हकीकत पर मबनी हो सकता है? 21वीं सदी में जिन भूतों के किस्सों पर कौन यकीन करेगा? सेठ तारक जमील बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन काशिफ की बातों को भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर वो इतना इसरार कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। ठीक है सेठ साहब, कल अदालत में मुलाकात होगी। मुझे यकीन है मैं इसे ज़मानत पर रिहा करवा लूँगा, बाद में केस चलता रहेगा। इंसारी ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। ऐन इसी वक्त काशिफ के कानों में नंदनी की सरगोशी गूंजी। सुनो, कल तुम्हारा वकील अदालत नहीं पहुंच पाएगा। बेहतर है मेरा कहना मानकर इसे एक कीमती जान बचा लो, वरना बहुत पछताओगे। इसकी सरगोशी सुनकर काशिफ का खून गुस्से से खोल उठा। अंकल, इसने इंसारी को संजीदा लहजे मुखातिब करते हुए कहा, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात को संजीदगी से लेंगे। वो आतिशज़ादी आपको भी नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए आपको मोहतात रहना होगा। बरखुरदार, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में भी तुम मजाक कर लेते हो। अंसारी ने हंसते हुए कहा, ये मजाक नहीं अंकल, प्लीज़ हालात की नज़ाकत को समझने की कोशिश कीजिए। वो मेरी दुश्मन बन चुकी है, इसलिए मुझसे ताउन करने वाले हर शख्स को अपना दुश्मन समझती है। ओके, मैं एहतियात करूँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इंसारी ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम दानियाल के साथ किस लिए झगड़ रहे थे? अचानक सेठ तारक ने बिल्कुल एक गैर मुतल्लक सवाल करते हुए पूछा और काशिफ एक लम्हे के लिए मुतगैर होकर रह गया। ताहम वो संभलने की कोशिश करते हुए बोला, वो 2 टके का शख्स ख्वामखा मेरे मुंह लगने की कोशिश कर रहा था। मुझे मजबूरन इसे इसकी औकात याद दिलाना पड़ गई। मैंने जानबूझकर उसके साथ झगड़ा नहीं किया। ख्वामखा वो नहीं बल्कि तुम इसके गले पड़ गए थे। तुम वहाँ गए किस लिए थे? दानियाल जैसे शख्स से आखिर तुम्हारा वास्ता ही क्या था? सेठ तारक जमील ने कदरे सख्त लहजे में पूछा। काशिफ के पास इन सवालों का कोई जवाब न था, इसलिए इसका सर नदामत की वजह से झुक गया। अब वो बाप के सामने किस तरह ये बात कहता कि वहाँ सबीहा की वजह से गया था।
تمہارا جھکا ہوا سر اور شرمسار چہرہ دیکھ کر مجھے اس غریب لڑکی کی ہر بات سچی اور حقیقت پر مبنی لگ رہی ہے۔ سیٹھ طارق جمیل اسے سرزنش کرتے ہوئے بولا، تم میں اگر کچھ شرم و حیا باقی رہ گئی تو آئندہ اس مفلس لڑکی سے دور ہی رہنا، ورنہ تم پر اس سے زیادہ عذاب اور قہر بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ میں اس کے کزن دانیال کو ضمانت پر رہا کروا چکا ہوں۔ تمہارے گناہ کی کچھ نہ کچھ تلافی تو ادا کرنا ہی تھی، اس لیے میں نے ان دونوں کی منگنی بھی کروا دی ہے۔ میں شرمندہ ہوں ڈیڈ، بس ایک دفعہ اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے، اس کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو آپ کے لیے پریشانی اور شرمندگی کی وجہ بنے۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھاتے ہوئے شرمسار لہجے میں جواب دیا، تمہیں بری کروانا میرے لیے مشکل نہیں، لیکن اس کام میں وقت ضرور لگے گا، اس لیے پریشان مت ہونا، یہاں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ روپیہ ہر مسئلے کا حل ہے، اس لیے بے فکر رہو، میں شوق ملہوترا کو خرید لوں گا، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، سیٹھ طارق جمیل نے جاتے جاتے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ رات کے وقت ایڈوکیٹ انصاری اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کاشف کے کیس پر غور و خوض کر رہا تھا۔ کاشف نے اسے جو مافوق العقل باتیں بتائی تھیں، ان پر یقین کرنا اس کے نزدیک اول درجے کی حماقت تھی، اور قانون کے سامنے ایسی باتوں کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ جوں اس معاملے کے متعلق سوچتا گیا تو اس کا ذہن الجھتا گیا۔ زندگی میں آج تک اس نے جتنے مقدمات لڑے تھے، یہ مقدمہ ان تمام سے الگ نوعیت کا تھا۔ اس کیس میں مقتول ایک پولیس انسپکٹر تھا اور قاتل ایک عجیب و غریب نوجوان، جس کی باتیں انصاری کی سمجھ سے باہر تھیں۔ عینی شاہدین میں بھی پولیس والوں کا نام تھا۔ بہرکیف اسے کسی طرح بھی کاشف کو باعزت بری کروانا تھا۔ مقتول اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو پھر اسے آسانی ہو جاتی، لیکن وہ ایک پولیس انسپکٹر تھا، وہ بھی ہندو۔ مخالف وکیل تعصب سے کام لے کر اس کیس کو کوئی بھی رنگ آسانی سے دے سکتا تھا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ قتل مذہبی فسادات کو پھیلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ کاشف کو کسی مسلم انتہا پسند تنظیم کا رکن بھی ثابت کر سکتا تھا۔ اچانک سوچتے سوچتے کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے سیٹھ طارق جمیل کے گھر کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے خوش قسمتی سے فون کا ریسیور خود سیٹھ طارق جمیل نے اٹھایا۔ ہیلو سر، انصاری نے ہیجان خیز انداز میں کہا۔ میں آپ کا خادم ایڈوکیٹ انصاری بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولو انصاری، کیا بات ہے؟ بہت خوش لگ رہے ہو۔ یس سر، میں بہت خوش ہوں، بس سمجھیے چھوٹے صاحب کا کیس دوسری پیشی پر حل ہو جائے گا۔ کیا کوئی خاص پوائنٹ ہاتھ لگ گیا؟ کچھ ایسی ہی بات ہے سر۔ تو بولیے نا۔ سر، کوئی مشہور دماغی امراض کا ڈاکٹر آپ کا دوست ہے؟ بالکل ہے، لیکن اس کیس میں دماغی ڈاکٹر کی کیا ضرورت؟ کہیں آپ کاشف کو نفسیاتی مریض ظاہر کرنا تو نہیں چاہتے؟ آپ کا بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے سر، کسی بھی دماغی ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ اس کیس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن اس طرح تو کاشف کو عدالت کسی مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج رکھ سکتی ہے، اور مینٹل ہاسپٹل میں رہ کر وہ سچ مچ پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں انصاری نہیں، اس مسئلے کا کوئی اور حل سوچو۔ کاشف میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ انصاری نے کہا، پلیز سر میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں کاشف کا دشمن نہیں، ہم ایسا صرف حفظ مقدم کے طور پر کریں گے، ورنہ تو میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت ہی استعمال کروں گا۔ ویسے بھی میڈیکل رپورٹ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہمارے ہاتھ مفت کا ایک پلس پوائنٹ لگ جائے گا، ہم اسے آخری حربے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے ہم ابھی سے پورا بندوبست کر لیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، میں میڈیکل رپورٹ حاصل کر لوں گا، وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ تھینک یو ویری مچ سر، باقی میں سنبھال لوں گا، آپ بس پہلی فرصت میں کسی مشہور ڈاکٹر سے رابطہ قائم کر کے رپورٹ حاصل کر لیں۔ اوکے، دوسری طرف سے مختصر سا جواب ملا۔ خدا حافظ سر۔ اتنا کہہ کر انصاری نے ریسیور کلیڈر پر رکھا اور دوبارہ مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت کوئی آدھی رات کا عمل تھا اور انصاری رائڈر ہیگڑ کا ایک پراسرار ایڈونچر ناول تھامے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر پڑھ رہا تھا۔ ناول کا ہیرو رات کے وقت ایک سنسان جنگل میں راستہ بھٹک کر چکراتا پھر رہا تھا، کبھی اسے خوفناک اور خونخوار درندوں کی آوازیں سنائی دینے لگتی تو کبھی رونے اور ہنسنے کی ملی جلی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ انصاری کے پورے وجود پر سنسنی کسی کیفیت طاری تھی اور اسے اپنے دل کی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی۔ سردیوں کی یخ بستہ رات، خوفناک ناول اور تنہا کمرہ، انصاری کو اپنے بدن پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ انصاری، رے انصاری، مان اس کی سماعتوں سے ایک مدھم سی آواز ٹکرائی اور لمحہ بھر کے لیے وہ سن ہو کر رہ گیا۔ خوف کی شدت سے اس کے لہو کی روانی میں اضافہ ہو گیا۔ بدقت تمام اس کے منہ سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلی، کون ہے؟ لیکن اس کے سوال کا کوئی جواب نہ ملا۔ شاید میرا وہم تھا، میں خواہ مخواہ خوف زدہ ہو رہا ہوں، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔
ये तुम्हारा वहम नहीं बल्कि मैं सचमुच तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारी पेशानी पर पसीने की लकीरें मुझे नज़र आ रही। नस्वानी आवाज़ दोबारा उसकी समातों से टकराई और इंसारी पर कपकपी सी तारी हो गई। बेख्तियार उसका हाथ पेशानी की तरफ उठ गया जहाँ वाकई पसीने की लकीरें रेंग रही थी। खौफ की एक तेज़ लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई और आंखें हलकों से उबलने लगीं। वॉल क्लॉक की टिक टिक में उसे अपने दिल की धड़कन मुदगम होती हुई महसूस होने लगी। उसने हिम्मत करके बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज़ उसके हलक में फंस कर रह गई। उसने कुर्सी से उठकर भागना चाहा तो टांगों ने जवाब दे दिया। अचानक कमरे में सर्द हवा का झोंका दाखिल हुआ और उसके सामने टेबल पर पड़ी हुई किताब के सफ़ात फड़फड़ाने लगे। मैं तुम्हारी मौत हूँ इंसारी। सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं। तो मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। तो कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।